नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना बीपीएससी 70th के लिए जरूरी हो सकता है, बिहार एसआई या फिर बिहार के आने वाले सभी एग्जाम के लिए जितना बिहार इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूरी हो सकते हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो है ये, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है जरूर आप पढ़ के जाइएगा। बिहार का जो पीसीएस वाला एग्जाम होता है उसमें कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिए जाते हैं कनेक्ट करके, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की थोड़ी जो है एक हिस्ट्री भी रही है। सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के वीडियो पापा वीडियो देना चालू किया था। बीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रैंक 1-2 तक गई है। बाकायदा जो है पॉडकास्ट वगैरह पड़े हुए हैं हमारे। बीपीएससी के लिए सिर्फ जितना टाइम बचा हुआ है, सिर्फ अगर आपको 70th बीपीएससी में सिलेक्शन की तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के रिकॉर्डेड वीडियोस, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, ये 4 चीज अगर आपने कर ली, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, आप आराम से बीपीएससी 70th में कट ऑफ निकालने की स्थिति में हर हालत में रह सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया स्ट्रिक्टली। पेड क्विज पूरे क्वेश्चन लगा डालिए, पूरी टेस्ट सीरीज लगा डालिए, प्लस पूरा सिलेक्शन मटेरियल और जो पेड ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियोस है उनको एक बार आप जरूर से जरूर कर लें। इतना कर लिया तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, बीपीएससी का पीटी में कट ऑफ जो है भर का आराम से निकाला जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल वाला भी मिल सकता है। और अगर आपको पेड क्विज ज्वाइन करना है, हमारा जो है नंबर पे कॉल करके आप पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देखिए और ये बताइए कि और क्या क्या चीजें आपको चाहिए। कमेंट में तुरंत बताइए क्या क्या चीजें जो है आपको प्रोवाइड करी जाए बीपीएससी के लिए। कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए, ठीक है। सारे सजेशन, सारे कमेंट को सीरियसली देखा जाएगा और उसी के हिसाब से बीपीएससी के लिए जो भी सीरीज, जो भी आपके वीडियो की डिमांड है, वो सारी पूरी की जाएगी। बिहार का तो मंथली करंट हम वैसे ही देते हैं, ओवरऑल मंथली करंट भी हम वैसे ही देते हैं, वो तो आप फॉलो कर ही रहे होगे। टेस्ट सीरीज वगैरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, ठीक है। पेड क्विज वगैरह भी हम लगातार दे ही रहे हैं, तो लगातार तैयारी करते रहिए। बीपीएससी का सिर्फ कट ऑफ, देखो पीटी में सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकालने वाली तैयारी करनी है बस, क्योंकि फाइनल जो रैंकिंग होती है वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। पीटी का उसमें कोई रोल नहीं है, पीटी सिर्फ एक एलिमिनेशन स्टेज है, ठीक है। और वो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करें आराम से, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, आराम से आप पीटी का कट ऑफ उड़ा दोगे चाहे जैसा आ जाए। बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर देखें। इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला 2023-24 का है और इसमें लेटेस्ट आंकड़ा दिया रहता है। कई सारे ऐसे फिगर्स होते हैं जो स्टैटिक के लिए भी जरूरी हो सकते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 14 करीब चैप्टर है और स्टेट फाइनेंस वाला जो चैप्टर है उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी हम बता देंगे। स्टेट फाइनेंस वाला चैप्टर पढ़ने की अपेक्षा आप बजट वाला पढ़ सकते हैं। बजट 2024-25 वाला वीडियो जो हमने आपको दिया होगा कोर्स में, उसको आप पढ़िए। तो चैप्टर 2 जो स्टेट फाइनेंस है वो नहीं ज़्यादा जरूरी रहेगा, उसके स्थान पर आप बजट पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर 13 चैप्टर इसमें जरूरी है। कुछ कुछ यहाँ पे तथ्य हैं, करीब 55 फैक्ट ऐसे होंगे जिसको आपको स्टडी करना और उसी से एग्जाम में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला चैप्टर है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। तो एज पर क्विक एस्टिमेट ऑफ 2022-2023, आप ध्यान रखिएगा इसमें लेटेस्ट आंकड़े जो अवेलेबल होंगे 2022-23 के ही होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पुराना आंकड़ा दिखाते हैं और बजट में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिखाते हैं। तो पुराना आंकड़ा इस तरीके से कि अगर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 है तो इसमें अंतिम आंकड़ा जो शामिल करेंगे वो 2022-23 ईयर का ही शामिल करते हैं। द जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 15.5% टू 7.5 लाख करोड़। अगर करंट प्राइसेस पर जो है बात करें, क्विक एस्टिमेट 2022-23 के हिसाब से, तो बिहार की जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ होगी। और रियल जीएसडीपी, रियल स्टेट जीडीपी या जीएसडीपी की बात करें तो 10.6% की ग्रोथ के साथ ये 4.4 लाख करोड़ होगी 2022-23 में, ठीक है। द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ जो स्टेट की होगी करंट प्राइसेस पर होगी, परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, ये 4.7% से ग्रो इसने किया था 2022-23 में। तो ये ग्रोथ रेट और रियल जीडीपी का जो फिगर है ध्यान रखिएगा, 4.4 लाख करोड़ in 2022-2023. Nominal per capita income in the state is estimated to be 59,637 with an increase of 13.9% over the previous year. After adjusting for increase in prices, the real per capita income of the state is estimated to grow by 9% in 2022-23 to reach 35,119. तो ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। ये अब नॉमिनल पर कैपिटा इनकम भी जो स्टेट की है 59,637 रुपये और 2022-23 में
जो ये रियल पर कैपिटा इनकम है, ये 35,119 रुपए। इसी का ये चार्ट बना हुआ है भारत के साथ कंपेयर करते हुए। पर कैपिटा रियल जीएसडीपी की जो ग्रोथ रेट है 2018 से 2022 की यहाँ पे तुलना की गई है, तो किस तरीके से ये बढ़ी है। अगर 9% यहाँ पर बिहार की ग्रोथ है पर कैपिटा जीएसडीपी में, और जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा भारत की 6.3 के साथ यहाँ पर ग्रोथ हुई है 2022-23 के यहाँ पर क्विक एस्टिमेट्स की अगर बात करें, तो बिहार की ज़्यादा है भारत के टर्म्स, भारत से अगर तुलना करें, ये इसमें दिखाया गया ग्राफ में। इसके बाद रैपिड ग्रोथ इन द स्टेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन 2022-2023 is preceded by significant expansion in the previous year after the sharp recovery of contractions during COVID-19 pandemic। COVID-19 पैंडमिक में जो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस हुए थे इकोनॉमी में, उससे शार्प रिकवरी यहाँ पे गेन की है। इसी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2022-23 में रैपिडली ग्रो करी हैं बिहार में। एज पर क्विक एस्टिमेट्स ऑफ 2022-2023, the share of tertiary sector in the gross value added in the state's economic is estimated to be 60%, whereas the share of primary and secondary sectors is estimated to be 20% each। याद रखना आसान है, 2022 में टर्सरी सेक्टर का जीएसवीए जो है स्टेट्स इकोनॉमी में इसका हिस्सा था। सेक्टर द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर, that is the tertiary sector in gross value added in state's economy estimated to be 60%, whereas share of primary and secondary sector was estimated to be 20% each। 20% यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर का, और 60% यहाँ पर टर्सरी सेक्टर का। सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी यहाँ पर टर्सरी सेक्टर में दर्ज की गई थी 13% की। The recent pattern suggests that the direction of overall economic growth in a state has largely determined by the contraction and expansion in services sector। सर्विसेज सेक्टर यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर उसमें ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी यहाँ पे एक्सपेंड करेगी या फिर ग्रो करेगी। साल दर साल ये सेक्टर जो है ज़्यादा वोलेटाइल होता जा रहा है अदर टू सेक्टर्स के कंपैरिजन में, खासकर 5 वर्षों में, क्योंकि कोविड वगैरह आया, काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी थी, और अब एकदम से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जो आने वाली है, एआई का विकास हो रहा है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का विकास हो रहा है, तो तेज ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद प्राइमरी सेक्टर हैज़ बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में सबसे सिग्निफिकेंट अभी भी एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, चाहे राज्य की स्तर पर बिहार में बात करें। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर बिगेस्ट एम्प्लॉयर है स्टेट में और इंडिया में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का, तो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्सरी सेक्टर का यहाँ पर है 29.7% इंडिया में, वहीं पे प्राइमरी सेक्टर का है 45.8%। बिहार में कितना है? बिहार में 47.8% यहाँ पे जो है सेक्टर है ऐसा जो एम्प्लॉयमेंट देता है। तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पे शेयर जो है एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है, जबकि जीएसवीए में बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, तो यहाँ पर टर्सरी का ज़्यादा है, टर्सरी का ज़्यादा है। अगर जीएसवीए के टर्म्स में बात करें, टर्सरी का यहाँ पे कम है अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में बात करें, तो ये है यहाँ पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में अभी प्राइमरी सेक्टर आगे, चाहे इंडिया की बात करें चाहे बिहार की बात करें। वहीं पर ग्रोथ के मामले में, शेयर इन जीवीए के मामले में, शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड के मामले में टर्सरी सेक्टर यहाँ पे आगे रहता है। The share of gross value added in primary sector in 2021-2022 was 20.7% in Bihar, and the sector absorbed 47.8% of the total workforce of the state। जितना भी वर्कफोर्स है बिहार में, उस वर्कफोर्स के 47.8% हिस्से को एम्प्लॉयमेंट अभी भी यहाँ पे देता है प्राइमरी सेक्टर, यानी जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ प्रमुख हैं। द इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड एज एन ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई में जो इन्फ्लेशन रेट मेजर किया जाता है बिहार में, ये 5.5% यहाँ पर निकला था सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच। द इन्फ्लेशन रेट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वॉज 5.5% एंड 5.6% रिस्पेक्टिवली। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द स्टेट हैव significantly increased in the recent decades. However, there is a significant variation in the per capita income across the district। जैसे यहाँ पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं, पर कैपिटा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात अगर करें 2011-12 कांस्टेंट प्राइस पर 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो इसमें पर कैपिटा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पटना का है, फिर बेगूसराय का, फिर मुंगेर का। इसमें इस तरीके से आपसे पूछते हैं
एग्जाम में कि बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो आप उसमें लगाएंगे शिवहर। ठीक है, बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, तो उसमें पटना लगाएंगे। पटना ना दिया हो तो बेगूसराय लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे करना है। एग्जाम में पर कैपिटा जीडीपी इस तरीके से क्लियरली नहीं लिखते हैं कई बार। फिर कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम में दिया है, कंजम्पशन ऑफ डीजल में दिया है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर, फिर उससे कम अररिया, फिर सीतामढ़ी। और बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। सेक्टर वाइज शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट इन बिहार इन इंडिया, ये वाला हम लोग देखेंगे 21-22 वाला। इसमें शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन बिहार, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन है 20.56% 2021-22 तक। और एम्प्लॉयमेंट में इसका जो शेयर है वो 47.64 है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, और दूसरी है माइनिंग और क्वेरिंग। और फिर अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे अगर हम बात करें जीवीए के टर्म्स में, तो जीवीए में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग का बिहार में, जीवीए का। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे बिहार में किसका है, कंस्ट्रक्शन का। 18.64% वर्कफोर्स को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। वहीं 6.82% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ की बात करें, टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे जीवीए के टर्म्स में शेयर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज का। वहीं एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में जो सबसे बड़ा शेयर है वो किसका है, यहाँ पे 11.15% के साथ ट्रेड, रिपेयर, होटल्स और रेस्टोरेंट का एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। और जीवीए के मामले में टॉप पर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज। हम लोग चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 मैंने बताया कि स्टेट फाइनेंसेस पे है। इसमें आंकड़ा दिया हुआ है 2022-23 का, ठीक है। लेकिन जब बजट आ जाता है तो 2023-24 वाले आंकड़े भी सारे आ जाते हैं और बस वही जरूरी हो जाते हैं। तो हमने जो बजट का वीडियो दिया होगा आपको कोर्स में 30 मिनट का बजट का वीडियो हिंदी में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग आपको कोर्स मिला होगा, आप उसको देखिएगा। ये वाला चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। डबल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसमें टोटल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, 1 साल पहले का नहीं। तो स्टेट फाइनेंस यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। जो फिगर है ये भी 2023-24 वाला आपको मिल जाएगा, एक्चुअली 24-25 वाला आप मिल जाएगा, कितना एस्टिमेट है तो वो वाला आप देख लीजिएगा इसमें। और परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम 2018 टू 2022-23, अब इसमें 2023-24 वाला आंकड़ा भी इसमें आपको मिल जाएगा, तो वो बजट से आप देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पे। ऑन एन एवरेज द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू अराउंड 20% ऑफ टू द GSVA during the year 2018 to 2022. During the same period, the crop sector accounted for 9.9% to GSVA, followed by livestock, fishing and aquaculture at 1.8%. लाइवस्टॉक का शेयर यहाँ पर 6.6% का है, फिशिंग और एक्वाकल्चर का 1.8% का है, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग का 1.6% है यहाँ पर अगर पूरे एग्रीकल्चर की बात करें तो। देखिए ग्राफ में दिया हुआ है 2022-23 के क्विक एस्टिमेट के अनुसार क्रॉप का शेयर 9.9% और 6.6% यहाँ पे जो है लाइवस्टॉक का, फिर 1.6% यहाँ पे फॉरेस्ट्री और लॉगिंग का, और 1.8% यहाँ पर फिशिंग, एक्वाकल्चर का, लाइवस्टॉक का 6.6%. Bihar is a landlocked state with fertile soil across its Gangetic plain, equipped with well equipped for crop cultivation. Crop cultivation काफी सारा होता है यहाँ पर। 2021-22 में नेट सोन एरिया वॉज 50.70 लाख हेक्टेयर, constituting about 54.2% of the total geographical area of the country. नेट सोन एरिया 54.2% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन 23.3%, फैलो लैंड 12.6%, 12.6% कल्टिवेबल कल्चरेबल वेस्ट 0.5%, फॉरेस्ट एरिया कितना है 6.6%, अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड 2.9%. Bihar's resilience in overcoming adverse climatic condition is evident in its impressive food grain production. फूड ग्रेन प्रोडक्शन 19,736,000 टन्स का हुआ था 2022-2023 में. Since the implementation of programs outlined in various agricultural roadmaps, a total of 5 Krishi Karman Puraskar have been awarded to the state for its achievement in production and productivity of rice, wheat and maize.
मेज राइस व्हीट मेड के प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के लिए पिछले करीब 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं बिहार सरकार को। 2022-23 में बिहार शुगर केन प्रोडक्शन रीच्ड 214.76 लाख टन इन 2022-2023 with an average yield of 98.73 टन्स पर हेक्टेयर। उसके बाद बिहार सरकार फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है, वाटर मैनेजमेंट पर भी काम करती है, सब दिया गया है। एग प्रोडक्शन पर भी यहाँ पे फोकस किया गया है, फिश प्रोडक्शन पर। अब जिलावार यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से किस मद का प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। राइस के मामले में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, वीट के मामले में, पल्सेस के मामले में। जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना सीक्स टू इम्प्रूव फिश आउटपुट फ्रॉम ऑल रिजर्वायर्स, स्टॉक फिंगरलिंग्स एंड इंस्टॉल केजेस इन द स्टेट। जलाशय मात्स्यिकी योजना के जो उद्देश्य है ध्यान रखिएगा, टू इम्प्रूव फिश आउटपुट फ्रॉम ऑल रिजर्वायर्स, स्टॉक फिंगरलिंग्स एंड इंस्टॉल केजेस इन ऑल स्टेट रिजर्वायर्स। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है 7 निश्चय सेकंड के अंतर्गत, उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है टू प्रोवाइड इरिगेशन टू अनइरिगेटेड विलेजेस विद एन एलोकेशन ऑफ 200 करोड़ फॉर द ईयर 2023-2024। The agriculture shares in total energy consumption has increased from 726.71 MU in 2018-19 to 3780.94 MU in 2022-2023। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना सब्सिडाइज्ड पावर्ड फॉर फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस सच एज फॉर पंपिंग सेट्स, reducing crop production cost and benefiting farmers। 2022-23 में थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप के तहत यहाँ पे जैविक कॉरिडोर स्कीम जो लागू की जा रही है, जो ऑर्गेनिक फार्म्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे गंगा किनारे 13 जिलों में बिहार में, 13 डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में हमने बजट में बताया था, 13 जिलों में। बिसाइड्स दिस अबाउट 3,31,265 फार्मर्स रिसीव फ्री ऑल्टरनेट क्रॉप सीड्स एज कंपनसेशन फॉर डैमेज्ड क्रॉप्स अंडर कॉन्टिजेंट क्रॉप स्कीम विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2177.51 lakhs in 2022-2023। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इतने लाख रुपए यहाँ का प्रावधान यहाँ पे किया था क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम के लिए 2019 से 2020 के लिए। 2019 से 2022 के लिए 8 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया था, बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट में इसको 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम के लिए। Livestock fisheries sector have experienced 8.6% annual growth rate during 2018 to 2022. The total milk output in Bihar increased from 98.18 lakh ton in 2018-19 to 125.03 lakh ton in 2020 to 2023, registering an annual growth rate of 6.49%। बिहार में जो दूध का प्रोडक्शन होता है ये प्राइमरीली काउस से आता है, मतलब गायों से आता है। 63.7% मिल्क आता है, बफेलो से 34.1% और 2.2% बकरियों से। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ समस्तीपुर, बेगूसराय एंड पटना टुगेदर कंट्रीब्यूट 17.6% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम काउस। गायों के दूध में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है? समस्तीपुर है फर्स्ट, सेकंड फॉर बेगूसराय है, ठीक है। बफेलो वर आल्सो सिग्निफिकेंट सोर्स विद मधुबनी, सीतामढ़ी एंड ईस्ट चंपारण कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 16.6% ऑफ टोटल बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में सबसे आगे मधुबनी और सीतामढ़ी है, ये आपको याद रखना है। गोट मिल्क का लीडिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और पूर्णिया है। फिश प्रोडक्शन के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? 68 बीपीएससी में पूछा गया था। फिश प्रोडक्शन में टॉप पर यहाँ पर मधुबनी है, मधुबनी यहाँ पे टॉप पर है, और फिर दरभंगा है, और फिर ईस्ट चंपारण। यहाँ पर टोटल फिश प्रोडक्शन के का करीब 28.7% इन 3 जिलों में होता है। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश सीड्स टॉप पर है मुजफ्फरपुर। फिर लाइव स्टॉक वेल्थ यहाँ पे दिया हुआ। लाइव स्टॉक में बस इसमें परसेंटेज देखिएगा 2019 में मिलियन की संख्या में बेसिकली दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखें टोटल लाइव स्टॉक में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कैटल्स की 15.40, ठीक है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर है गोट, दूसरे नंबर पर गोट है, फिर बफेलो है, फिर यहाँ पे शीप है, फिर यहाँ पे पिग्स, पहले फिर यहाँ पे पिग्स है, फिर शीप है, इस तरीके से पहले फिर पिग्स फिर शीप, इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे गायों की, फिर भैंसों की, फिर यहाँ पे सुअरों की, और फिर यहाँ पे भेड़ों की। गाय फर्स्ट पर यहाँ पर, काऊ, फिर यहाँ पे गोट सेकंड पर,
फिर यहाँ पे बफेलो थर्ड पर, फिर सुअर, और फिर यहाँ पे शीप। इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से आ सकता है क्रम से लगाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेन क्रॉप्स ऑफ बिहार। तो राइस जो एक क्रूशियल खरीफ क्रॉप है, इसमें रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट पर यहाँ पर रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर, इस तरीके से होगा। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? रोहतास में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रोहतास में। फिर वीट की बात करें, वीट इज अ मेजर राबी क्रॉप इन बिहार कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेट्स फूड सिक्योरिटी। खगड़िया हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी यहाँ पर है वीट में, जबकि जमुई के पास लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी है। रोहतास, कैमूर और भोजपुर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आ गए हैं। रोहतास, कैमूर, भोजपुर वीट प्रोडक्शन में आ गए हैं। उसके बाद मेज़ की बात करें तो अररिया यहाँ पर हाईएस्ट मेज़ प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई है। अररिया में हाईएस्ट मेज़ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और अदर मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया। पटना जो है, औरंगाबाद और नालंदा, ये लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं पल्स प्रोडक्शन में। पटना, औरंगाबाद, नालंदा पल्स प्रोडक्शन में टॉप पर हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? नालंदा में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है नालंदा में। सेकंड पर है यहाँ पे सिवान। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पे टॉप पर है नालंदा। फिर शुगर केन की बात करें तो एज पर एस्टिमेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन स्टूड एट 214.76 लाख टन विद एन एवरेज यील्ड ऑफ 98.73 टन पर हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा मतलब ये गन्ने का प्रोडक्शन होता है वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में पूरे प्रोडक्शन का 64.54% तो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट से होता है, वेस्ट चंपारण से। तो पश्चिमी चंपारण में गेहूँ, ये माफ कीजिएगा, गन्ना उगाया जाता है, ठीक है। फिर ईस्ट चंपारण में होता है, फिर गोपालगंज में, फिर समस्तीपुर में। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बिहार एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट फ्रूट प्रोडक्शन इन 2022-2023 विद अ टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ 3.71 लाख हेक्टेयर एंड अ टोटल आउटपुट ऑफ 52.39 लाख टन। मेजर फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन बिहार इंक्लूड बनाना, मैंगो, गुआवा, लीची, ये सब। तो सबसे ज़्यादा फल बिहार में होता है यहाँ पर वजन के टर्म्स में बनाना, और फिर होता है यहाँ पे मैंगो, और फिर होता है यहाँ पे गुआवा, फिर लीची यहाँ पे फोर्थ पर। इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट एरिया रिकॉर्डेड इन केस ऑफ मैंगो, सबसे ज़्यादा जो किस एरिया में फल लगाया जाता है, मतलब कितने एरिया में फल लगाया जाता है, तो मैंगो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगाया जाता है, फिर बनाना, फिर लीची। टॉप 3 बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट्स। तो फर्स्ट पर है मधुबनी बनाना प्रोडक्शन में, और फिर है यहाँ पे वैशाली, फिर थर्ड पे यहाँ पे है मुजफ्फरपुर। अमरूद के मामले में बात करें, टॉप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है नालंदा प्रोडक्शन के मामले में, मुजफ्फरपुर यहाँ पर सेकंड पर है, गुआवा प्रोडक्शन के मामले में फिर थर्ड पर रोहतास है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और वैशाली, ये टॉप 3 प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लीची के। मुजफ्फरपुर की लीची तो वैसे ही फेमस है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा, ईस्ट चंपारण और वैशाली, ये 3 टॉप 3 मेजर मैंगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैंगो सबसे ज़्यादा होता है दरभंगा में, फिर ईस्ट चंपारण में, और फिर वैशाली में। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा क्या होता है बिहार में? पोटैटो होता है, फिर अनियन होता है, फिर ब्रिंजल होता है, फिर टोमेटो होता है, फिर कॉलीफ्लावर। ये सब मेजर वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं बिहार में। 2022-23 में पटना, नालंदा और समस्तीपुर ये लीडिंग प्रोड्यूसर थे पोटैटो के। आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पटना में, नालंदा में और समस्तीपुर में। इन केस ऑफ अनियन, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इज नालंदा। नालंदा में प्याज सबसे ज़्यादा होता है, फिर वैशाली में। टॉप 2 ध्यान रखिए, इतना काफ़ी होगा। ब्रिंजल के मामले में टॉप पर है नालंदा अगेन, और फिर पटना। और कॉलीफ्लावर के मामले में वैशाली टॉप पर है, और कटिहार सेकंड पर है। और फ्लोरिकल्चर भी होता है बिहार में। 11.56 थाउजेंड टन यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था 2022-23 में, और इसमें 1.25 थाउजेंड हेक्टेयर में फूल उगाए गए थे। चैप्टर 4 यहाँ पर इंटरप्राइजेज है। बियाडा यहाँ पे काम करती है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लैंड एक्विजिशन काम करती है, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी-सीडा काम करती है लैंड एक्विजिशन और लैंड मैनेजमेंट का, वैसे ही यहाँ पर लैंड एक्विजिशन काम करती है बियाडा। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने में बियाडा का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई सारे यहाँ पे आंकड़े दिए हैं कि कितने एमएसएमईज को यहाँ पे फंड किया गया, ये सब ये ज़्यादा आता नहीं है एग्जाम में, तो इसको छोड़ सकते हैं। बिहार ने अपनी आईटी पॉलिसी लागू की है 2024 में, जिसमें आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग
और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी मतलब यहाँ पे आकर्षित किया जाएगा कि बिहार में वो अपना उद्योग लगाएं। और मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बिहार बनना चाहता है आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम के लिए। कई सारे प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कैपिटल सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, पावर टैरिफ सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ये सब दी जाएगी, जो यहाँ पर बिहार में आईटी संबंधित या ईएसडीएम संबंधित उद्योग यहाँ पे लगाएगा। द न्यू टूरिज्म पॉलिसी इज नाउ इन फोर्स। दिस विल फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट वर्कफोर्स दैट इज स्पेशलाइज्ड इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो टूरिज्म पॉलिसी कब से कब तक की है? 2023 से 28 तक। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप के एक पार्ट के रूप में बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 405 जैगरी यूनिट यहाँ पे लगाए जाएंगे बिहार में। गुड़ कारखाने 2023 से 28 तक 5 वर्ष की अवधि में। प्रायोरिटी सेक्टर, अमंग द प्रायोरिटी सेक्टर जनरल मैन्युफैक्चरिंग रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज इतना इन 2022-2023 26 times higher than that of 21-22. The number of jobs created in general manufacturing was 6,103 in 2022-2023, 9 times more than that of 2021-2022. अब देखिए 9 टाइम्स मोर जरूर कहे जरूर रहे हैं इसमें, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोविड में सब उद्योग बंद थे जनरल मैन्युफैक्चरिंग की, तो जाहिर सी बात है अगले साल ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। ये इसका कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरकार जहाँ जहाँ पर जरूरी अपनी चेस्ट थम्पिंग जरूर करेगी, कोई भी सरकार हो। बिहार सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, कई सारी उद्यमी योजनाएं चलाती है, जिसके बारे में हम आपको मंथली करंट अफेयर में बताते रहते हैं। तो ये सब दिया हुआ है, ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे ये 2022 में कितने टूरिस्ट बिहार आए थे, ये आप देख सकते हैं। 245.17 लाख टूरिस्ट विजिटेड बिहार। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द बजट एलोकेशन फॉर टूरिज्म फ्रॉम 84.6 करोड़ in 2018-19 to 490 crores in 2022-2023, registering around 6-fold increase in last 5 years. बिहार में शुगर प्रोडक्शन बढ़ा है 45.6 लाख क्विंटल से ये बढ़ गया है 62.74 लाख क्विंटल्स इन 2022-2024। शुगर मिल्स, इथेनॉल प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये 6% से बढ़ी है 2021-22 की तुलना में। 2022-23 में द एवरेज डेली मिल्क कलेक्शन इंक्रीज टू दिस 1000 kgs which is 35.3% more than that of 2021-2022। माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट का भी रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं बिहार सरकार के द्वारा। कंसंट्रेशन ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। हैंडलूम प्रोडक्ट्स में क्या क्या फेमस है? जैसे सिल्क फेमस है यहाँ पर, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिल्क भागलपुर में फेमस है। कॉटन, लिनन क्लोथ, तसर सिल्क ही फेमस है बांका का। कॉटन टावल गया में जो है बेडशीट वगैरह फेमस है। नालंदा में कई सारी चीज़ें जैसे मलबरी कुर्ता क्लोथ, तसर मूगा सिल्क बेड कवर, ठीक है, तसर कुर्ता क्लोथ, लिनन साड़ी। नवादा में ड्रेस मटेरियल फॉर तसर सिल्क एंड लाइनन। फाइन कॉटन लॉन्ग क्लोथ, धोती शर्टिंग, ये सब। कैमूर में वुलन कारपेट ये चलती है। बनारसी साड़ी ये कैमूर में फेमस है। और शॉल, मफलर, टॉवल, चादर ये सब वेस्ट चंपारण में। और जूट बैग ये पूर्णिया और कटिहार में, ठीक है। और चादर, शर्टिंग, लुंगी ये सब पटना सिवान में मिलता है। चैप्टर नंबर 4 लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। LFPR in Bihar was 10.7 percentage point lower than all India average, और in Bihar the labor force participation rate was 50.9%। labor force participation rate बिहार में 2022-23 में कितनी थी? 50.9%। ये आंकड़ा जरूरी हो सकता है, इसको लर्न करिएगा जरूर। और टोटल पॉपुलेशन में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट थी वो 50.9% की थी, 50.9%। और द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बिहार में था 48.7%। ड्यूरिंग 2018-19 टू 2020-2021 क्यूमुलेटिवली इतने 1000 लोग यहाँ पर बिहार से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे थे, और इन सभी लोगों को जो है पासपोर्ट मिल गए थे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर पासपोर्ट के बढ़े थे 82% से। अंडर द बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, इन द लास्ट 5 years टोटल ग्रांट प्रोवाइडेड वाज वर्थ रुपीज 28.41 करोड़ टू द विक्टिम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेसेस। तो बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना में जो एक्सीडेंट्स वर्क प्लेस पर होते हैं उसके लिए बिहार सरकार से मुआवजा मिलता है। State government through Bihar Building and other construction workers welfare board provide social security measures for construction workers।
In 2020 to 2023, 834 children engaged in child labor have been rescued and 452 were rehabilitated. बीपीएससी ने इतनी वैकेंसीज निकाली थी, ये सब इसमें बताया गया है। 151 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि आईटीआईज यहाँ पे वर्किंग है। 38 विमेन आईटीआईज हैं यहाँ पे। 53 आईटीआई में 11 नए ट्रेड यहाँ पे शुरू किए गए हैं। In collaboration with Tata Technologies, 60 ITIs will be converted into Center of Excellence in the first phase to cater the industry need of Industry 4.0. Industry 4.0 जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इसमें किन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा? एआई, मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाएगा, बिग डेटा प्रोसेसिंग आदि का यूज़ किया जाएगा। तो इस सब के लिए नए ट्रेड यहाँ पे आईआईटीज़ में स्टैब्लिश किए गए हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, जिससे लोग इन ट्रेड को सीख सकें, एआई के बेसिक सीख सकें, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इन सब के बारे में सीख सकें, जिससे आगे जो उद्योग बनने वाले इनसे संबंधित उसके लिए रोजगार के लिए तैयार हो सकें। The financial allocation to run the schemes of different departments is done under state plan, the सात निश्चय 2 and under centrally sponsored schemes. स्टेट प्लान के अंतर्गत इतने रुपए एलोकेट किए गए थे, इसमें से 78.1% रुपए का कह सकते हैं यूटिलाइजेशन हो चुका है। सात निश्चय 2 के अंतर्गत इतने रुपए एलोकेट किए गए थे, उसमें भी काफ़ी सारे फंड का यूज़ हो चुका है। सात निश्चय 1 और सात निश्चय 2, इनको एक बार देख लेते हैं। 2015 से 2020 की अवधि के लिए जो सात निश्चय 1 आया था, इसको देख लेते हैं। अब इस समय सात निश्चय 2 चल रहा है। सात निश्चय 2 की जो अवधि है वो है 2020 से लेकर 2025। तो 2015 से 2020 की अवधि के लिए पहला जो मतलब सात निश्चय का फेज 1 आया था, सात निश्चय का पहला निश्चय है आर्थिक हल, युवाओं को बल। निश्चय 2 है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। निश्चय 3 है हर घर बिजली लगातार। निश्चय नंबर 4 है हर घर नल का जल। निश्चय नंबर 5 है घर तक पक्की गली नालियाँ। निश्चय नंबर 6 है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और निश्चय नंबर 7 है अवसर बढ़े आगे बढ़े। और सात निश्चय फेज 2 जो है, जो 2020 से 25 तक की अवधि के लिए आया है। सात निश्चय फेज 2 में ये सारी चीज़ें हैं। 2020 से 25 तक की अवधि के लिए जो आया है, इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये सात निश्चय तो सेकंड फेज चल रहा है, उसके सात निश्चय हैं। इसके बाद जीविका इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ DDU GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण योजना, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया सबको मिला करके इम्प्लीमेंट की जा रही है जीविका के द्वारा। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2023 80,431 कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग एंड ऑफ देम 39,282 हैव रिसीव्ड एम्प्लॉयमेंट। तो जीविका यहाँ पे काम कर रही है इन सब स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जीविका जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है सतत जीविकोपार्जन योजना की भी, सतत जीविकोपार्जन योजना जो चलती है बिहार में 2018 में जो आई थी अगस्त में, सतत जीविकोपार्जन योजना 2018 में जो आई थी, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो जीविका है। एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में दिया हुआ, ये सब आता नहीं है ज़्यादा, एक बार देख सकते हैं बिहार में कितना था। ओवरऑल कितना था 2.7 इंडिया का था ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022-23 में परसेंटेज वाइज। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 बिहार रैंक्स 9th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज की लेंथ के मामले में बिहार 9th है भारत में स्टेट्स की लिस्ट में। मार्च 2022 तक बिहार के पास टोटल 5969 किलोमीटर का यहाँ पर हाईवे लेंथ है, 4.1% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज नेशनल हाईवेज। कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन सेक्टर का बूस्ट मिला है पिछले 10 वर्षों में बिहार में। बिहार वैसे भी काफ़ी पीछे था टर्सरी सेक्टर में और कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में, और अभी भी काम यहाँ पे चल रहा है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लगभग काम पूरा हो चुका है, अब वहाँ पर चीज़ों को ओवरऑल किया जा रहा है, जबकि बिहार ऐसा स्टेट है जिसमें अभी भी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसमें काफ़ी काम किया जाना बाकी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पिछले एक दशक में 1.5 गुना यहाँ पे बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सेक्टर यहाँ पर 2.5 फोल्ड यानी 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में, यहाँ पे नोट किया गया। द कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड होटल सेक्टर ओवरऑल कंट्रीब्यूटेड 37% शेयर इन द बिहार इकोनॉमी कंपेयर टू 27% इन इंडियन इकोनॉमी। फिर बाद में इसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितना खर्चा यहाँ पर किया है 2005 से 2024 तक रोड और ब्रिजेस बनाने में और रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में। ज़्यादा डेटा जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टेपिंग अप
public investment in infrastructure, the state government has been actively involved in private sector to meet the growing demands of fiscal infrastructure. इन द रोड डेंसिटी के मामले में पर स्क्वायर किलोमीटर रोड डेंसिटी के मामले में बिहार की थर्ड रैंक है अमंग मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया. बिहार इज एट द थर्ड प्लेस इन द लिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2022. 2022 में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रजिस्टर किए गए थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और थर्ड नंबर पर था बिहार. स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज निकाली हैं व्हीकुलर पॉल्यूशन को रोकने के लिए. जैसे हमने बजट में बताया था, कई जगह पर डीजल वाहनों को, तिपहिया वाहनों को बैन किया गया है. एयर पोल्यूशन को कह सकते हैं कर्ब करने के लिए बिहार क्लीन फ्यूल पॉलिसी आई थी 2019 की. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 की आई थी. वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आ चुकी है. द रेलवे ग्रू बाई ऑलमोस्ट 2 times during the last 12 years from 2.8 thousand crores in 2011-12 to 5.4 thousand crores in 2022-2023. स्कीम एक्सपेंडिचर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पर बढ़ा है more than 116 times while committed and establishment expenditure accounted only for 5 times increase. तो ये सब चीज़ें हुई. अब आ जाते हैं ई गवर्नेंस पर. ई गवर्नेंस के लिए कई सारे अवार्ड जीते हैं बिहार ने पास्ट में, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल इंडिया अवार्ड, CSI नीहिलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, स्किल डेवलपमेंट इन एम्प्लॉयबिलिटी अंडर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस in 2021 for अश्विन पोर्टल एंड मेधा सॉफ्ट पोर्टल. इन सब पोर्टल्स के लिए जो है ई गवर्नेंस के लिए पुरस्कार बिहार सरकार जीत चुकी है. स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग फास्ट टू टेक ऑल ग्राम पंचायत ऑन बोर्ड फॉर एक्सेसिंग ऑफ ई गवर्नेंस प्रोग्राम. मतलब सारी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो और ई गवर्नेंस का उनके पास एक्सेस हो, इसके लिए काम किया जा रहा है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है कि सारी पंचायतें जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उसका लाभ अपने वहाँ के लोगों को DBT के माध्यम से दिलवाएं. बिहार रिकॉर्डेड 53.6 टेलीफोन कनेक्शंस पर 100% में 53.6 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है. इट इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी हाउस होल्ड हैज एट लीस्ट 2 or more मोबाइल फोन कनेक्शंस ऑन एन एवरेज, assuming that an household at 5 members on an average. जब अगर ये मान लें कि बिहार में एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक लोगों के पास मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता है. फर्दर द फैक्ट दैट एवरी थर्ड पर्सन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट सर्विस. बिहार में हर तीसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट सर्विस है. ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम डायल 112 कंप्यूटर एडेड डिस्पैच ऑपरेशनल है जुलाई 2022 से. ऐसा कह रहे हैं कि अब तक 3.3 करोड़ कॉल्स जो है रिसीव की जा चुकी हैं और असिस्टेंस यहाँ पर विक्टिम्स को दिया गया है. कीपिंग इन व्यू द इंक्रीजिंग चैलेंजेस पोस्ड बाय साइबर ऑफेंडर्स, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 44 cyber police stations which are all functional since June 2023. At police headquarter level, a facilitation center with 24/7 support has been set up to provide assistance for reporting on National Cyber Crime Reporting Portal, Helpline 1930. On the basis of complaints received on this helpline, 1692 FIRs have been registered and 32.84 crores have been held in lien. Also, 6.10 crores was refunded to victims' account in 2023. The state government has established an ICT-based solution to provide online services for a land record management system, including mutation, lagan payment, jamabandi correction, and viewing jamabandi, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रेवेन्यू कोर्ट केसेस, LPC एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. ये सर्विसेज आप ऑनलाइन ले सकते हैं इंटरनेट बेस्ड सिक्योर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू. टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर 24/7 दिया जाता है. 534 सर्किल्स जो हैं, 101 सब डिवीजन, 38 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और स्टेट हेडक्वार्टर्स में. इसके लिए अलग अलग पोर्टल्स हैं जिनके बारे में हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करते रहते हैं. चैप्टर नंबर 7 पे आ जाता है एनर्जी सेक्टर. द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज द क्राइटेरियन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस. रिसेंट टाइम्स ने रिमार्केबली यहाँ पर इंप्रूव किया अवेलेबिलिटी ऑफ पावर के टर्म्स में. आपने सुना होगा कि पहले बिहार में बिजली नहीं आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. बिहार सरकार का कहना है कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है पावर का ये बढ़ा. 134 किलोवाट आवर था 2011-12 में और अब ये 329 किलोवाट आवर हो गया है 2021-22 में. द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स ऑन द रेवेन्यू फ्रंट हैज आल्सो रिमेन्ड अप्रिशिएबल इन प्रेजेंट डिकेड. Apart from sum of rupees 300 crores being allocated every year from 2021 to 2022 to हर खेत तक सिंचाई का पानी, 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं 2021-22 से हर साल. यहाँ पर हर खेत तक सिंचाई का पानी जो 7/2 के अंतर्गत अप्रूव किया गया है.
Given the anticipated increase in power increase, the state government has taken various short-term and long-term measures such as addition to the capacity, improvement in operational efficiency, rehabilitation and extension of distribution network, जिससे कि हर खेत को सिंचाई का पानी है तो कह दिया, लेकिन पंप सेट लगेंगे तो बिजली की खपत बढ़ेगी, तो इस वजह से बिहार सरकार ने अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को पहले से ही इम्प्रूव कर रखा है। The energy deficit has gradually declined from minus 3307 mega unit in 2017-18 to surplus of 4034 mega unit in during 2022 to 2023। मेगा यूनिट नहीं, हाँ मेगा यूनिट ही है, ठीक है। बिहार पावर में एफिशिएंसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ बिहार में होता है। हाइडल सोलर पावर का 31% ऑफ द पावर केम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, while 69% power came from thermal power plant during 2021-2022. The state would achieve the target of 35% of power generation from renewable sources of energy by 2025-26। 2025-26 तक 35% पावर जनरेशन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी करना है बिहार को। एक रिमार्केबल ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक कनेक्शन यहाँ पे कम हो रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल कनेक्शन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जिससे हमको पता चलता है कि किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्रीज और ट्रेड का डेवलपमेंट हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएंगे, रूरल डेवलपमेंट। इन बिहार 10.47 lakh SHGs, that is self help groups, have been formed and total 14,000 crores as bank loans, as bank credit has been provided through 1,894,000 credit links since September 2023। लगभग 5,000 प्लस बैंक सखीज को सिलेक्ट किया गया था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रमोट करने के लिए रूरल एरियाज में, और कस्टमर सर्विस पॉइंट्स यहाँ पर CSPs बनाए गए थे, और इसमें इतने लाख का ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ था। सतत जीविकोपार्जन योजना में 1,65,143 हाउस होल्ड्स को ट्रेन किया गया इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में। सतत जीविकोपार्जन योजना हमने बताया था, इसकी नोडल एजेंसी क्या है, जीविका है, और इसको अगस्त से लागू किया गया 2018 में। अगस्त 2018 से लागू किया गया था। बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस से आने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग उनमें प्रमोट करने के लिए। खासकर जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तो ताड़ी बनाने वाले कई सारे घर बेरोजगार हो गए थे, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी थी, जिससे वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके। फिर 2022-23 में कहा है कि 167 लाख करीब जॉब कार्ड्स इशू किए गए थे हाउस होल्ड में 38 डिस्ट्रिक्ट में, कंपेयर टू 189 लाख इन प्रीवियस ईयर। 18% of all households were issued job cards. In 2022-2023, 4753.75 acres of land were distributed among 95,000 plus families in 2022-2023 under the homestead land scheme। महादलित विकास मिशन गृहस्थल योजना के अंतर्गत लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई थी यहाँ पर 95,075 फैमिलीज को 2022-23 में। फाइनेंशियल एलोकेशन स्कीम के लिए किया गया था 4520 करोड़ 2021 में, और 7355 करोड़ 2022-23 में। अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ग्राम पंचायत हैव एग्जीक्यूटेड अराउंड 67,000 प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन अराउंड 58,000 वार्ड्स। करेंटली 57,767 wards have access to clean drinking water with connections to 96 लाख फैमिलीज। 96 लाख परिवारों को नल का जल का कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए थे बजट 2023-24 में। 2022-23 में 247.13 करोड़ रुपए यहाँ पर अरमार्क किए गए थे कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स के लिए। हर वार्ड में, हर ग्राम पंचायत में यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की यहाँ पर बात की गई थी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत। ग्राम कचहरी या विलेज कोर्ट्स में जो मुकदमे लिखे गए थे उसमें कई सारे मुकदमों का निष्पादन हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने केसेस रजिस्टर हुए उनमें से 83.3% केसेस का यहाँ पे रेजोल्यूशन हो चुका है, उनको डिपोज किया जा चुका है। चैप्टर नंबर 10 अर्बन डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं अर्बनाइजेशन के, एक डेवलपमेंट और एक अर्बन डेवलपमेंट और एक हाउसिंग। बजटरी एलोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के लिए यहाँ पर 3 गुना बढ़ा है। पहले 2051 कुछ करोड़ रुपए आता था, अब 57.86 करोड़ रुपए ये आया है 2018 से। अगर 2021 के बीच कंपेयर करें, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2023 तक 18.33 लाख हाउस होल्ड
जो है 19.22 लाख हाउस होल्ड्स में से 18.33 लाख हाउस होल्ड को पाइप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज उनके घर तक पहुंचाई गई है शहरी पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत। फिर मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की बात की गई है, जो अर्बन ड्रेनेज को इम्प्रूव करने से संबंधित है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके तहत भी फंड यहाँ पे आता है बिहार के डिस्ट्रिक्ट के लिए। गंगा रिवर को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट वर्क यहाँ पे प्लान किया गया था। 34 स्कीम्स जिनको बिहार की 24 शहरों में अप्रूव किया गया था, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पड़ते हैं। 24 सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। डे एन्यूअलम के अंतर्गत 2021-22 और 22-23 में नंबर ऑफ एसएचजीस हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2876 टू 5594। 94% का इंक्रीज यहाँ पर हुआ था नंबर ऑफ एसएचजीस जो खुले थे डे एन्यूअलम के अंतर्गत। होमलेस पीपल को सपोर्ट करने के लिए शहरों में 101 शेल्टर होम्स यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। For Patna Metro Rail Corporation, almost one third of the fiscal target has been achieved and 19% of the allotted funds has been spent till July 2023. And the central government has provided rupees 872.50 crores and state government has provided 2,529.59 crores to implement Metro Rail project of Patna. फिर कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ जनरेटेड इनकम बढ़ रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट इसी बात पे निर्भर करती है इंडिया में कि वो खुद से कितना फाइनेंस जुटा पा रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर है फाइनेंस के लिए तो समस्या है, अगर खुद से फाइनेंस जुटाने लगे तो इसका मतलब है कि आगे चल करके अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर रूरल लोकल बॉडीज़ की बात करें, मतलब कुल मिलाकर जो लोकल यूनिट्स हैं, ग्रास रूट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तभी ग्रो करेंगे जब अपना फाइनेंस खुद जुटा पाएंगे। बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर की बात करें, द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट फाइनेंशियल कैपिटल फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द क्रूशियल बूस्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन बिहार। बिहार में कई सारे बैंक हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो 7883 बैंक ब्रांचेज बिहार में है 31 मार्च 2023 तक। इसमें 48% ब्रांच जो है ये रूरल एरियाज में है, 31% सेमी अर्बन रीजन में, 21% अर्बन एरियाज में। पब्लिक सेक्टर बैंक का लार्जेस्ट यहाँ पर ब्रांच नेटवर्क है बिहार में। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज का, और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। फिर आते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स और फिर आते हैं यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक। साइज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग बाय द बैंक्स इन द स्टेट हैज कंटिन्यूसली डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज पे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 2024-25 का भी बजट देखें तो सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे सोशल सर्विसेज पे किया गया है। मतलब स्कीम एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा सोशल सर्विसेज पे किया जाना है। बिटवीन 2010 टू 2014, 2010 से 2014 तक से लेकर के 2016-2020 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिहार में इम्प्रूव हुई है। 2010 से 2014 के बीच जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी ये थी 68.1 ईयर और 69.5 ईयर ये रह गई थी 2016 से 2020 के बीच। बिटवीन NFHS 3 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये तीसरा जो हुआ था 2005-6 की अवधि में, और ये पांचवा जो भी लेटेस्ट हुआ है तो इसमें 2019 से 21 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। तो NFHS 3 और NFHS 5 के बीच जो 14 साल का गैप है, इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो इंडिया में है इंक्रीज हुई है बाई 49.9 परसेंटेज पॉइंट्स इंडिया लेवल पर, और बिहार में इम्प्रूव हुई है 56.3 परसेंटेज पॉइंट्स से। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2022-23 में 15.75 लाख फीमेल ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ऑप्ट किया था, जबकि 2023-24 में 7.58 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स ने ये बेनिफिट अवेल किया था जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन बिहार के बारे में लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है। ये NFHS 5 का है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। द फुल इम्यूनाइज्ड कवरेज अमॉन्ग चिल्ड्रेन अमॉन्ग एज्ड 12 to 23 months in Bihar have increased substantially from 11.6% in NFHS 2 to 71% in NFHS 5। तो NFHS 2 जो 98-99 में हुआ था उसकी तुलना में अगर हम 2019-20 की बात करें तो इंक्रीज यहाँ पर 59.4 परसेंटेज पॉइंट्स का देखने को मिलता है। तो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज हुआ है चिल्ड्रेन का, यानी टीकाकरण। एट प्राइमरी लेवल द ड्रॉप आउट रेट इज 0। ये प्राइमरी लेवल पर 0 ड्रॉप आउट रेट अचीव किया जा चुका है बिहार में, ध्यान रखिएगा।
In the upper primary, the dropout rate has declined to 39.4 percentage points. और फिर सेकेंडरी लेवल पर डिक्लाइन इज ऑलमोस्ट 40 परसेंटेज पॉइंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2015-16 से लेकर 2022-23 तक। क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाने के लिए कई सारी स्ट्रेंथ है बढ़ाई गई है। परमानेंट टीचर्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए 23-24 में दो फेजेस में बिहार में इतने टीचर्स को रिक्रूट किया गया है। फेज़ 1 में इतने टीचर्स को और फेज़ 2 में इतने टीचर्स को अपॉइंट किया गया था डिफरेंट ग्रेड्स में, ये जानकारी दी गई। On an average, the share of outlay for women in the total budget of state has been about 14%. The expenditure on women development as a percentage of GSDP has been around 4% during the year 2016-17 to 2021-2022. In 2021-2022, the share of expenditure on women was 17.4 of the total budget and 5.2% of the GSDP. TFR की बात करते हैं। TFR के बारे में अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। TFR indicates the average number of children likely to be born per woman during her entire reproductive lifespan, that is around 15 year to 49 years, assuming that the age specific fertility rates to which she is exposed continue to be same and there is no mortality. Fertility rate is a major indicator of the health of women as high fertility is associated with an increased risk of maternal morbidity and mortality. अब आंकड़ा जो ध्यान रखना है, टीएफआर बिहार में कितना है, 3.0 है पर वुमेन का 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, और ये 3.1 है रूरल एरियाज में और 2.3 है यहाँ पर अर्बन एरियाज में। द टीएफआर फॉर स्टेट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 4.4 टू 3.6 बिटवीन 2001 में कितना था 4.4, 3.6 हो गया था 2011 में, और बाद में 3.0 हो गया है 2011 से लेकर 2020 तक। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का टारगेट कितना होता है 2.1 जो है इसको आइडियल बोलते हैं, इसको जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी या फिर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। इतना होना चाहिए जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए। 2020 तक सब्सटेंशियल डिक्लाइन ऑब्जर्व किया है टोटल फर्टिलिटी रेट में डिस्ट्रिक्ट में, जैसे 2 से लेकर के यहाँ पर जो है 3.5 तक यहाँ पर शिवहर में, जैसे शिवहर में ये कितना है गरीब जिलों में 3.5 का है, ईस्ट चंपारण में शिवहर में 3.5, जबकि 2.0 ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम आ चुका है पटना में। ये जो है मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, पेरीनेटल, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, खासकर 2020 में बिहार में। टोटल वाला जरूर फिगर एक बार देख लीजिएगा, और कोई याद करें चाहे ना करें, ये टोटल वाला देख लीजिएगा एक बार। ऐसे ही फिर क्रूड बर्थ रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी, ये टोटल वाला एक बार देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो 2021 के फिगर के अनुसार टोटल पॉपुलेशन ऑफ 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप इज 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, while 0 to 6 एज ग्रुप इज 11% ऑफ द टोटल इंडियाज पॉपुलेशन। बिहार में 0 से 18 वर्ष के लोग करीब 42% है टोटल पॉपुलेशन बिहार में 2021 में, और शेयर यहाँ पे 0 से 6 एज ग्रुप के लोगों का यहाँ पर 16% है स्टेट की पॉपुलेशन में। द स्टेट हैज 12% ऑफ इंडिया टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन। जितने भारत में बच्चे हैं उसमें से सारे बच्चों में से बिहार का कितना शेयर है 12% का। 2016-17 से 21-22 तक जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बच्चों पर किया जा रहा है बजट में, एनुअल रेट ऑफ 19.5% से बिहार सरकार इसको बढ़ाती जा रही है। द बजट फॉर न्यूट्रिशन अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हैज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5.9% एनुअली। फिर इसमें बताया गया कि 32,32.88,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 to 13 years is included in the regular education system in 2022-2023. Out of this, 22.80,000 are in the age group of 6 to 10. Child sex ratio is often defined as the number of females per 1,000 males in the age group of 0 to 6 years. The child sex ratio in the age group of 0 to 6 years for Bihar declined from 942 females per 1,000 in 2001 to 935 females per 1,000 males in 2011. किशनगंज में सबसे ज़्यादा था, कटिहार में 961, किशनगंज में 971, गया में 960 हैव हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप 0 to 6 years। वैशाली में 904, पटना में 909, मुजफ्फरपुर में 915। इस तरीके से था। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि फाइनल चैप्टर होगा आपका।
फर्स्ट एवर ग्रीन बजट इन द कंट्री इम्प्लीमेंट किया था बिहार गवर्नमेंट ने। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में शुरू किया था इन्होंने। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 288.31 लाख प्लांटेशन इन्होंने अंडरटेक किए थे 2022-23 में। और रेनफॉल यहाँ पर कितना दर्ज किया गया था बिहार में 2022 में 849.1 mm। ये फिगर ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है कई बार। 849.1 mm रेनफॉल दर्ज किया गया था बिहार में। बिहार एक्सपीरियंसेस वेरिंग रेनफॉल पैटर्न्स विद ओवर 81.7% ऑफ कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। बिहार का रेनफॉल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट मानसून से आता है। मानसून टाइप क्लाइमेट यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। बिहार एक्सपीरियंसेस अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स। द बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज पार्टनर विद UN environment program UNEP to develop strategy for climate resilient and low carbon development pathway for state of Bihar with goal to minimize carbon emission to lowest possible level by 2070. Focus on climate resilient development and analyze greenhouse gas emissions across various sectors. 35 कॉन्टेजियस एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, जिसको CAAQMS बोलते हैं, कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस आर नाउ ऑपरेशनल अक्रॉस 23 districts of urban areas in the states, keeping tab on key air pollutants. Bihar is the first state in the country to monitor ambient air quality at the block level in rural areas. ब्लॉक लेवल पर एयर क्वालिटी कह सकते हैं मॉनिटर करने वाला पहला राज्य बिहार, using indigenous technology in collaboration with IIT Kanpur. The project uses 534 low-cost sensors and satellite data with additional sensor sets installed at a BSPCB headquarters in Patna. और वेटलैंड्स की बात करें तो बिहार में जितने रामसर वेटलैंड साइट है उनका नाम एक बार देख लीजिएगा। ये हमने अभी आपको कराया है, शायद जून मंथ के करंट अफेयर कराया है। रामसर साइट कितनी हो गई हैं, कुछ बढ़ी है रामसर साइट, तो उनके नाम एक बार देखिएगा, इतना सफिशिएंट है।